आज के शंका समाधान के लिए प्रश्न है काव्या गुप्ता, लखनऊ की, क्लास 10 की स्टूडेंट हैं। सर, आई ऑलवेज फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड इन इंट्यूटिव वे potential difference in electricity and voltage. I have tried using analogies like that of water and their flow in pipes, but they still make no imaginative sense to me, especially in Ohm's law. So there is also a confusion as to electric potential. Is the electric push or energy carried per coulomb? ये प्रश्न है इनका कि जो हम सर्किट्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वास्तव में है क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस, और कैसे वो रिलेटेड है करंट से, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत विद्यार्थियों का है, और खास करके जब क्लास 10th में आते हैं और ये पहली बार इस तरह के शब्द आते हैं तो उसका पिक्चर बनना बहुत मुश्किल है। तो हम कई तरह की एनालॉजीज अक्सर इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी होती हैं। पंप होता है, पानी ऊपर लेता है, फिर वो बहता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे बहुत अच्छी कल्पना बनती नहीं है। तो मैंने एक अलग एनालॉजी में देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देखो, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप इससे काम चलाओ। सबसे पहले हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, और अर्थ है, अर्थ के कारण से वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उसमें हम कोई एक मास रखते हैं, मान लो m मास रखते हैं, और उसको हम छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उसमें एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है? mg, स्मॉल m इंटू जी। ये फोर्स लगता है, और इस फोर्स के कारण से ये नीचे आता है। मान लो ये d डिस्टेंस नीचे आया, यहां से ये चल करके और यहां पहुंच गया, d डिस्टेंस ये नीचे आ गया, और तब हम कहते हैं कि अगर ये d डिस्टेंस नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, घट गई पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम कहते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई है, और कितने से घट गई है? कितने से घट गई है? तो हम कहते हैं mg इंटू डी कितने से घट गई है। और वो कहाँ गई? वो एनर्जी कहाँ गई? वो काइनेटिक एनर्जी में मिली। यहां जब नीचे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k, जो खुद mg हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, और यही mg d के भी बराबर होगी। तो ये है एक परिस्थिति जिसमें एक मास m ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में छोड़ दिया गया है। उसी फील्ड के कारण से उसकी स्पीड बढ़ रही है, और वो d डिस्टेंस नीचे आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो गई है, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से अब एक दूसरा आप विचार करें कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्ज करो कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब कि फोर्स जो है, जैसे यहां मैंने लिखा फोर्स बराबर m इंटू जी, यहां पर हमारा फोर्स जो है वो है Q इंटू ई, मास इंटू जी, Q इंटू ई। ये G को हम कह सकते हैं कि ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड को ये डिनोट कर रहा है, और मास को हम गुना कर रहे हैं तो हमें फोर्स मिल रहा है। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, और ये Q इंटू इतना फोर्स लगा रहा है। अब इस चार्ज को, कोई चार्ज यहां पर है, और वो चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आने दिया, गिरने दिया, और d डिस्टेंस गिरा दिया, d डिस्टेंस इसको गिरा दिया, तो क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी,
इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी का फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डी डिस्टेंस गिरा है और डी डिस्टेंस गिरने में कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घटी है, तो हम सब जानते हैं कि mg इंटू डी इतना घटी है। वैसे ही यहाँ पर भी उतना ही घटेगी, ये q इंटू ई इंटू डी बनेगा। ये इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्या होगा इस फोर्स के कारण से, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर नीचे की तरफ, इसके कारण से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़कर इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। इस पार्टिकल के यहाँ जब पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होगी। अब ये क्यू इंटू वी स्क्वायर नहीं होगी, और ये जो है यही बराबर होगी इसकी क्यू ई डी के। तो ठीक जैसा यहाँ हो रहा है ग्रेविटी के सेंस में, वैसा ही यहाँ हो रहा है हमारे पार्टिकल के सेंस में। हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं जो हमारा फोर्स है और उसको हमने डी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, उतना हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बना। उसी तरीके से यहाँ पे जितना हमारा Q है उसको हमने इस E से करके ये फोर्स बनाया, उस फोर्स को हमने उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया और हमने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी घट। फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, फील्ड के अपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ ऊपर लेकर के जाएंगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसको भी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसा आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं वैसे ही आप इसको भी समझें। और फिर हम यहाँ पे पर यूनिट मास कर सकते हैं, ये डेल्टा यू पर यूनिट मास कर सकते हैं, और तब ऐसी हालत में g इंटू डी बनेगा, ये g इंटू डी बनेगा और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब उसको मास से मैंने कर दिया तो ये g इंटू डी, ऐसा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला है। यहाँ से उतना ही सा काम यहाँ भी करना है, ये जो है इसमें Q से भाग लगा देना है। जैसे हमने यहाँ M से भाग लगाया, पर यूनिट मास कर दिया, यहाँ हम Q से भाग लगा दीजिए, इसको आप Q से भाग लगा दीजिए ऐसा, और तब फिर आप उसको बोलिए कि ये हमारा पोटेंशियल में डिफरेंस बना, पोटेंशियल में डिफरेंस बना, एंड इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी। जैसे यहाँ ये ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स पर यूनिट, ये फोर्स पर यूनिट मास, तो मास इंटू जी, क्यू इंटू ई। तो वैसा ही करके हमने ये बनाया, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के समय पे क्यू नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज नहीं भी गिर रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रखा हुआ है, तो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। यहां पर भी अगर मास नहीं भी है, अगर मास नहीं भी है, खाली ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है केवल, तो हम उस वहां भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करनी होगी तो मास लाना पड़ेगा अपने को, चार्ज लाना पड़ेगा अपने को। तो एक तो आप ये एनालॉजी ले सकते हैं कि जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, हम ग्रेविटी में उसको अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम उसी को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही एनालॉजी लेके आ सकते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या उस पार्टिकल की है, क्या उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी घटी है, या पार्टिकल की क्या पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी घटी है किसकी ये पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फील्ड बना है वो फील्ड अपने आप में उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होती है फील्ड में,
चार्ज हो या ना हो, अगर फील्ड है तो उस फील्ड में भी अपनी एनर्जी स्टोर होती है। जब हम पार्टिकल को नीचे लेके आते हैं, नीचे गिराते हैं, गिरने देते हैं या हम लेकर के आते हैं, तो उस फील्ड में परिवर्तन होता है। तो फील्ड की एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी फील्ड की एनर्जी है। ऐसा भी मॉडल ले सकते हैं। और मॉडल क्या ले सकते हैं, होती ही है, फील्ड के अंदर एनर्जी होती ही है और वही एनर्जी घटती बढ़ती है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी इतनी घट गई। ये सिर्फ एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं है, ये उस पार्टिकल के द्वारा कैरिड एनर्जी नहीं है। जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो अर्थ भी शामिल होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की और उस पार्टिकल की मिला के सिस्टम की है। और वो कहाँ स्टोर्ड है, तो आप उसको उस पार्टिकल्स और अर्थ दोनों मिला करके कहें कि इन दोनों में स्टोर्ड है, और या बेहतर है कि आप ये कहें कि वो जो फील्ड बना हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड उसमें स्टोर्ड है। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और की बात करते हैं तो वो कहाँ स्टोर्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है किसने बनाया, कहीं से चार्जेस होंगे, उन्होंने बनाया होगा। कूलम्ब्स लॉ है, क्यू चार्ज होता है तो उसके कारण से फील्ड सब जगह बनता है, Q/4πε0 r² रेडियल डायरेक्शन में। आपके और कुछ कई सारे चार्जेस हैं तो वो सब मिलके बनाते हैं। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, हम बेशक Q टाइम्स करके हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, Q टाइम्स ED करके निकाल रहे हैं, और इस Q के कारण से उस फील्ड में जो परिवर्तन हुआ है उसमें से ये निकल करके आया है। बट इट्स नॉट ए बैड मॉडल टू से कि चलो ठीक है वो फिक्स्ड है, वो सारा फिक्स्ड है, केवल ये चार्ज ही मूव किया है तो इसको हम चार्ज की ही पोटेंशियल एनर्जी कहें तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। लेकिन भविष्य में आप देखोगे आगे के चैप्टर्स के अंदर में, आगे के क्लासेस के अंदर में आपको फील्ड में ही पोटेंशियल एनर्जी जो है पूरी फील्ड की ही एनर्जी ऐसे करके लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक फिर से एनालॉजी लीजिए और इस बार आप सोचिए कि बारिश हो रही है और हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया से ऐसे पानी बरस रहा है, ऐसे पानी बरस रहा है, ऐसा पानी बरस रहा है, और फिर हमने एक d डिस्टेंस पर एक और ऐसा ही एरिया सोचा और यहां से भी ऐसे बरस रहा है, ऐसे बरस रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो क्या है, ये पानी बरसता है वो कहां से आता है, बादलों में से आता है। और बादल कहां होते हैं, कई किलोमीटर ऊपर होते हैं, 1-2 किलोमीटर ऊपर होते हैं। अब 1-2 किलोमीटर से अगर कोई मास गिरे तो उसकी कितनी स्पीड हो जानी चाहिए। अगर हम सीधा ग्रेविटी के अंतर्गत गिर रहा है वो और mg फोर्स लगा करके और उतना डिस्टेंस करके स्पीड निकालें तो हर एक ड्रॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। इतने किलोमीटर से 2 किलोमीटर से गिर रहा है, 1.5 किलोमीटर से गिर रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा होती नहीं है, वो बहुत मामूली सी ही स्पीड होती है। इतनी स्पीड होती है कि हम आराम से जाके वहाँ खड़े हो सकते हैं, बारिश में नहा सकते हैं, बारिश में चल सकते हैं, बारिश में खेल सकते हैं। वो बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं तो हमें चोट नहीं लगाती हैं, क्योंकि बूंदें जब हवा में से होके गुजरती हैं तो हवा उसके ऊपर की तरफ रेसिस्टिव फोर्स लगाती है और उसकी वेलोसिटी के बढ़ने को कम करती है। और एक स्टेज ऐसे आता है जबकि हर एक ड्रॉप के ऊपर हवा उतना ही रेसिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही होती है जितना कि ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ लगा रही होती है। तो हर एक कोई भी आप ड्रॉप देखिएगा तो इस ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स mg तो है नीचे की तरफ और साथ में ये एयर का रेसिस्टिव फोर्स अलग है। ये हम इसको कैपिटल F से लिखते हैं और इसको छोटे f से लिखते हैं, और ये जो है ये भी mg के बराबर हो जाता है और ऊपर की तरफ हो जाता है। लेकिन ये वाला फोर्स उस बूंद की स्पीड पे डिपेंड करता है। कम स्पीड होगी तो ये कम होगा, ज्यादा स्पीड होगी तो ये ज्यादा होगा। तो जिस स्पीड पर ये इतना हो जाए ये v डिपेंडेंट है, ये v डिपेंडेंट है।
स्पीड डिपेंडेंट। तो जिस स्पीड पर ये mg के बराबर हो जाए, क्योंकि mg तो फिक्स्ड है, उतने स्पीड पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड हो चुकी है, बहुत पहले ही फिक्स्ड हो चुकी है। तो ये सब उसी स्पीड से जा रहे हैं, उसी स्पीड से ये बूंदें निकल रही हैं। अब आप इसी के एनालॉजी लीजिए, इसी की आप एनालॉजी लीजिए कि हमारे पास में एक वायर है, एक वायर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये वायर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है, और ये मान लो हमने इस वायर का ये d डिस्टेंस पर हमने एक यहां सोचा और एक यहां सोचा। तो अब क्या होगा, हमारे चार्जेस हैं, किसी तरीके से चार्जेस आ रहे हैं q, हर एक चार्ज छोटा छोटा, मान लो आप ऐसे चार्जेस आ रहे हैं, q चार्ज है सभी का। कितने चार्जेस आ रहे हैं, तो मान लो n चार्जेस आ रहे हैं इतनी दूरी के अंदर में, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर में। कितनी स्पीड से आ रहे हैं, v स्पीड से आ रहे हैं। ये सभी जो आ रहे हैं ये v स्पीड से आ रहे हैं, और ये v स्पीड कांस्टेंट है। अब ये क्यों कांस्टेंट है, ठीक उसी तरीके से जैसे वहां हवा में से होके ड्रॉप्स को चलना है और हवा रेसिस्टिव फोर्स दे रही है, यहां इस तार से होके, तार का जो मटेरियल है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है, वो जो मटेरियल है उससे होके इन चार्जेस को चलना है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, हम उसको पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, प्लस क्यू। तो बेसिकली अब ये जब चल रहे हैं इसके अंदर में, तो ये जो मटेरियल है इसका, उसके भीतर से इनको चलना है। ये मटेरियल अपोजिट रेसिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और फिर से उस वेलोसिटी के ऊपर ये रेसिस्टिव फोर्स इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स था QE उसको बैलेंस कर रहा है। तो एक तो है Q टाइम्स E, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तार के अंदर। तार के अंदर इलेक्ट्रिक, किसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी ने बनाया, जो हमने सर्किट जोड़ा हुआ है। उस बैटरी ने ऐसा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया तार के ऊपर ताकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रहे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको चलना है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में उन बूंदों को चलना था, आप वैसे ही सोचना कि इसको चलना है। तो हम करंट कहते हैं, हम करंट कहते हैं। कैसा करंट कहेंगे, यहां भी हम करंट डिफाइन कर सकते हैं ना, रेन के अंदर में कितना करंट है, तो कितना मास पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है। अगर n ड्रॉप्स इतने में से होके गुजर रहे हैं, हर एक का मास m है, तो ये इतना मास जो है वो इसमें से गुजर रहा है, और ये तो इतना मास हो गया, और ये कैपिटल N हो गया, इतने ड्रॉप्स हो कितनी दूर में, तो इतनी दूर के अंदर में, मान लो ये n ड्रॉप्स इतनी दूर के अंदर में है, और इतनी दूर के अंदर में है अगर, और इनको इसमें से गुजरना है, और v वेलोसिटी है। तो ये v जो है वो डिटरमाइन करेगा करंट, कितना मास यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, कितना मास यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो जो v है, अगर v छोटा सा होगा तो इतनी ही दूर की जो कि बूंदे हैं, वही बूंदे यूनिट टाइम में इसको क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अगर ये स्पीड ज्यादा होगी तो फिर इतनी दूर वाले जो बूंदे हैं वो भी उस यूनिट टाइम में, यहां वाला भी यहां पहुंच जाएगा, तो बढ़ेगा। तो करंट जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना, वाटर का करंट डिफाइन कर सकते हैं, मास क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम। उसी तरीके से यहां से भी हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हैं, और वो होगा हमारा चार्ज क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से जैसे हम वहां करंट डिफाइन कर सकते हैं मास का, यहां हम करंट डिफाइन कर सकते हैं इसका, और वो करंट जो है
वो करंट जिसको हम लोग कैपिटल आई करके लिखते हैं या स्मॉल आई करके लिखते हैं, वो वी पे डिपेंड होगा, और जितना ज़्यादा वी उतना ज़्यादा ये। फिर जितना ज़्यादा एन, जितनी ज़्यादा बूंदें होंगी यहाँ पे उतना ज़्यादा वाटर का करंट होगा। जितना ज़्यादा यहाँ से हम चार्जेस लेके आएंगे, जितने ज़्यादा चार्जेस यहाँ कंटेन्ड हैं, मान लो पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा चार्जेस यहाँ कंटेन्ड हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको करंट मिलेगा। एन में किसको लिख रहा हूँ? चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ऐसा करके हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट की एनालॉजी हम ले सकते हैं वाटर करंट से, और बारिश जो हो रही है उसकी एनालॉजी ले सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, किसी यूनिट एरिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर से बातें वही हैं, मैं थोड़ी जगह बनाऊं और आगे का काम करने के लिए बोर्ड पे फिर आगे करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये सब कुछ बढ़िया है, सब चीजें डिफाइन हो गई हैं। इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस हम अभी भी वही बोलेंगे, स्मॉल जी इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पहले किया था, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें मास नहीं है, क्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधा आपका जी इंटू डी है। यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इतनी दूर में, यहाँ से यहाँ तक के अंदर में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा उसी प्रकार से E इंटू डी है। और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम। फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, फील्ड के अपोजिट चलोगे तो बढ़ेगा। तो ये कहानी यहाँ पर है। अब जो करंट है उस करंट को देखिए आप, ये इस V पे डिपेंड कर रहा है। ये तो मटेरियल है, हवा है, तो कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर में, वो अपना डिसाइड करेंगे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। लेकिन V बढ़ाने से ये बढ़ेगा, रेसिस्टिव फोर्स बढ़ेगा, ये पक्का है। ये रेसिस्टिव फोर्स जो है वो V बढ़ाने से बढ़ता है, ये पक्का है। स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा रेसिस्टिव फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे, ये जो चार्जेस की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। अब अगर हम इस E को बढ़ा दें, आप कल्पना कीजिए कि किसी प्रकार से हमने इस G को बढ़ा दिया, किसी प्रकार से इस G को मैंने डबल कर दिया। अब ये कल्पना है, अगर इस G को डबल कर देंगे तो mg डबल हो जाएगा। फिर उस कितने स्पीड से ये बूंदें आएंगी, इसके लिए इस रेसिस्टिव फोर्स को उस नए वाले mg के साथ में मैच करना होगा, और इसको भी बढ़ना पड़ेगा। उतने वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बदलेगी, उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि अब जो नया रेसिस्टिव फोर्स हो वो इस नए mg को के बराबर हो, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर हमने g इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज g, बाकी सब कुछ वैसा है, तो जैसे ही आप g इंक्रीज करोगे सब ग्रेविटी वाले फोर्सेस बढ़ जाएंगे और वो उसको और ज्यादा नीचे लाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, और रेसिस्टिव फोर्स भी बढ़ना पड़ेगा, और फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे और करंट बहेगी। तो अगर हमने ये G इंक्रीज कर दिया तो जो वाटर करंट है, और करंट मैंने डिफाइन किया हुआ है कितना टोटल ड्रॉप्स, कितना टोटल वाटर, कितना टोटल मास यहां से यहां पर क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हमने करंट, वाटर का करंट डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये करंट भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि V इंक्रीज कर गया है। और V क्यों इंक्रीज कर गया है? क्योंकि mg इंक्रीज कर गया है, और मैच करने के लिए रेसिस्टिव फोर्स को इंक्रीज होना है। और एयर का रेसिस्टिव फोर्स जो है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, फॉल जो कर रहा है पार्टिकल उसके स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा रेसिस्टिव फोर्स होगा, तो यानी V बढ़ेगा, और V बढ़ने का मतलब है कि करंट बढ़ेगा।
तो आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं, जीडी इतने को सोचो आप, इतने को अगर पूरे को सोचे हम, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इंक्रीज कर दिया है, लेकिन वो डी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इंक्रीज कर दिया। कैसे? जी बढ़ा करके, डी नहीं बढ़ाया हमने, जी को बढ़ा करके पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया है, करंट इंक्रीज हो गया है। वैसा ही काम यहां पर है, वैसा ही काम यहां पर है। ये जो हमारा आ रहे थे, ये चार्जेस जो आ रहे थे, उसको फिर से देखिएगा, इस चित्र को फिर से देखिएगा। अगर मैंने ई बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, ग्रेविटी का फील्ड तो हम नहीं बढ़ा सकते थे, वो कल्पना थी, लेकिन ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं उसको हम बदल दें, इसको हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे हाथ में। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो हर पार्टिकल पे जो फोर्स नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था वो बढ़ जाएगा। वो अगर फोर्स बढ़ गया है और उसके कारण से उसकी स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, बढ़ेगी, तो जो रेसिस्टिव फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, और ऊपर से ही आ रहा है, काफी दूर से आ रहा है, आप चिंता ना करें, तो ये जो v है जिससे ये आ रहा है ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? ये इतना बढ़ेगा ताकि रेसिस्टिव फोर्स इस नए Q टाइम्स कैपिटल E के बराबर हो जाए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फोर्स जो नीचे की तरफ था उसको हमने इंक्रीज किया है। उसको इंक्रीज करने से स्पीड बढ़ेगी नीचे, लेकिन उधर से रेसिस्टिव फोर्स भी फिर बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने से रेसिस्टिव फोर्स भी बढ़ेगा। जो वो मटेरियल, वो कॉपर, वो एल्यूमिनियम, वो नाइक्रोम, वो जो मटेरियल ऑफर कर रहा है रेसिस्टिव फोर्स, वो बढ़ेगा और अब एक नए भी पर जाके फिर से सेटल करेगा मामला, जो कि पहले से ज्यादा होगा। तो अगर हमने ये, जैसे हमने कहा जीडी बढ़ा दिया, वैसे हमने ईडी बढ़ा दिया, इंक्रीज ईडी। मतलब क्या इंक्रीज किया मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया। पोटेंशियल डिफरेंस हमने इंक्रीज कर दिया। यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ E इंटू डी था, ये पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, उसको हमने E बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया है। और वो करने से मेरी स्पीड बढ़ गई है, इक्विलिब्रियम वाली स्पीड बढ़ गई है, और वो स्पीड बढ़ गई तो करंट बढ़ गया। अब ज्यादा चार्जेस जो है इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहां दूर दूर वाले भी यहां पर आ पाएंगे। सो करंट इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, इंक्रीज दिस विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर पहले V इंक्रीज करेगा, ये समझ लीजिए, और V इंक्रीज करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे एक खास डिस्टेंस पे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो उस में से जा रहा था इतनी दूर को देखो आप, ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, हर जगह इसको क्रॉस कर रहा है, हर जगह क्रॉस कर रहा है। ये जैसे यहां क्रॉस कर रहा है वैसे यहां क्रॉस कर रहा है। कोई भी एरिया आप सोचोगे तो पर यूनिट टाइम कितना क्रॉस कर रहा है, दैट इज करंट। और वो करंट बढ़ेगा अगर आपने पोटेंशियल वो बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। ओके, इसको हम लोग ओम्स लॉ में कहते हैं कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे, V करोगे, तो आपका जो करंट है, बशर्ते कि आप इतनी ही दूर की बात कर रहे हो, D नहीं बदल रहे हो, जो करंट है वो उसी के अनुसार वो बदलेगा। ऐसा कहते हैं ना, V by I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज समथिंग विच वी कॉल रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, ये रेसिस्टेंस है जो रेसिस्टिव फोर्स से रिलेटेड है, बट दिस इज अनदर क्वांटिटी जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स दैट रेसिस्टिव फोर्स इटसेल्फ। ये फोर्स नहीं है, न्यूटन में नहीं है ऐसा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। जैसे यहां पे अगर हमने G किसी तरह से बढ़ा दिया होता यहां पे, तो ये बूंदों की स्पीड बढ़ गई होती और वाटर करंट बढ़ गया होता। टोटल वाटर क्रॉसिंग, क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन, वो बढ़ गया होता। ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का एक और भी तरीका है जिसको हम यहां से भी कह सकते हैं।
मान लो कि हमने क्या करा कि ये जो हम डी डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, हमने जी को कुछ नहीं किया, जी नहीं बदला, लेकिन हम इतना नहीं लेकर के इसको और बड़ा ले लेते हैं, ये कॉलम को हम और बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? देखो, इसको हम यहां से मिटा रहे हैं। अब mg नहीं बदलता, स्मॉल mg वही है। जब स्मॉल mg वही है तो उसकी जो इक्विलिब्रियम स्पीड है ड्रॉप्स की वो भी वही है, क्योंकि उसको स्मॉल f बराबर mg होना है। तो अगर वो नहीं बदला तो स्मॉल f नहीं बदला, स्मॉल f नहीं बदला तो स्पीड नहीं बदली, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से स्मॉल f बढ़ता है, स्पीड घटाने से घटता है। हमें अगर ज़रूरत ही नहीं है उसकी, हमने सिर्फ ये किया है कि हमने कहा अच्छा इतने को नहीं, हम इतने को कंसीडर करेंगे, इतनी दूर का कंसीडर करेंगे। तो बारिश तो वही है ना, बारिश तो वही हो रही है। हमने इतने को कंसीडर किया या इतने को कंसीडर किया, उससे इस स्पीड को, ड्रॉप्स की स्पीड को तो कोई मतलब नहीं है। तो ये ड्रॉप्स की स्पीड उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का ये भी एक तरीका है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसको इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज कर दिया? इस स्मॉल डी को बढ़ा करके, इस डिस्टेंस को बढ़ा करके। v डज नॉट इंक्रीज, v उतना ही रहना है। मतलब जो हर क्रॉस सेक्शन को पानी जितना पहले क्रॉस कर रहा था उतना ही अभी भी कर रहा है, यानी वाटर करंट डज नॉट चेंज। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को तो, डिफरेंस को तो बढ़ा दिया, और लेकिन हमारा करंट तो बढ़ा नहीं। वैसे ही यहां भी होगा, वैसे ही यहां भी होगा। यहां भी आप इस जो आपने लिया है कॉलम इतनी दूर का डी, उसकी जगह पर आप इतनी दूर का डी ले लो। हमको कि हमारा एक यहां क्रॉस सेक्शन, एक यहां, इतने को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। इसको मान लो 2D कर दिया आपने, डी की जगह 2D कर दिया। और करना क्या है? हम इतने को सोच रहे थे, अब इतने को सोच रहे हैं। किया तो हमने कुछ भी नहीं, बारिश को तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बढ़ गया मेरा, E इंटू डी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीजेज। जो करंट है डज नॉट इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट है डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा करके नहीं किया है, हमने ये अपना तार की लंबाई बढ़ा दी है। तो इसलिए करंट उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है। तो क्या हो गया? जो टोटल रेसिस्टिव फोर्स था, एक चार्ज पर आप सोचोगे तो Q उसका कुछ छोटा f है, छोटा f, जो कि दिस इज योर रेसिस्टिव फोर्स। छोटा f इज रेसिस्टिव फोर्स। कौन लगा रहा है? तार का मटेरियल, कॉपर, जिसका तार है, जिसमें से होके उन चार्जेस को चलना है। जैसे हवा से होके बूंदों को चलना है, वैसे इस तार से होकर के चार्जेस को चलना है। तो ये लगा रहा है रेसिस्टिव फोर्स, एक एक चार्ज के ऊपर इतना इतना लगा रहा है। अब चार्जेस बढ़ गए, जितनी दूर का हमने बढ़ा दिया है तार की लंबाई, जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हम तार की लंबाई कंसीडर कर रहे हैं, हमने बढ़ा दी है, तो अब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए ना, तो टोटल जो रेसिस्टिव फोर्स है वो बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह यहां भी अगर हमने इस डी को 2D कर लिया होता, अगर हमने इसको ये 2D कर दिया होता, हम इतने कॉलम की बात करेंगे तो हमारा पानी, बारिश यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, V सेम है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन ये सेम है। तो वाटर का करंट नहीं बदला है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है। यहां भी जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हमने डी बढ़ा दिया। ये G इंटू डी इतना होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस।
तो करंट नहीं बदलेगा, बट टोटल रेसिस्टिव फोर्स जो था एफ, और सभी बूंदों का मिला करके देखेंगे, इतने बूंदों का मिला करके देखेंगे तो जितनी बूंदे हर पे ये फोर्स लग रखा है वो बढ़ गया है, छोटा एफ नहीं बढ़ा है। बट नंबर ऑफ ड्रॉप्स जिस पे ये एयर रेसिस्टिव फोर्स लगा रही है, वो नंबर ऑफ ड्रॉप मैंने ज़्यादा कंसिडर कर लिया है, ज़्यादा ड्रॉप्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल रेसिस्टिव फोर्स बढ़ गया है। उसी तरह से यहाँ पे जो कॉपर टोटल रेसिस्टिव फोर्स दे रहा था वो बढ़ गया है। तो ये कैसी कंडीशन है? ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि डेल्टा वी तो है लेकिन आई नहीं बदलेगा, आई नहीं बदलेगा, आर बदल जाएगा, है ना। जब आप लिंक बदलोगे तार का तो उसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। तो हमारा ये रूल जो है ओम्स लॉ कहलाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज आई टाइम्स आर। ये दोनों तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो इस्तेमाल करते हैं कि हम उतने ही तार के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, बैटरी बदल दी और कुछ कर दिया तो हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट बढ़ जाएगा। और दूसरा है कि हमने इतने तार को नहीं कंसिडर कर, ज़्यादा लंबे तार को कंसिडर कर लिया, हमारे पास इतना बड़ा तार था और हमने पहले इतने का पोटेंशियल डिफरेंस देखा और बाद में हम कह रहे हैं कि नहीं हम इतने का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया। टोटल रेसिस्टिव फोर्स, जिसको ये रेसिस्टेंस ओम वाला रेसिस्टेंस जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप जो ग्रेविटी के साथ आपका अच्छा परिचय है उसका इस्तेमाल करते हुए और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वगैरह का भी आप की भी कल्पना अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ले पाएंगे।